राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित प्रथम और द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा के तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर परिचर्चा करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। इस टॉपिक से प्रथम द्वितीय श्रेणी में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न तथा अन्य राजनीति विज्ञान से स्कूल व्याख्याता में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं। इसके अलावा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम आज परिचर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है, प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकार किया गया तो किस अधिनियम के तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को अडॉप्ट किया गया, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, दूसरा है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत, तीसरा है 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, चौथा ऑप्शन है 1892 के अधिनियम के अंतर्गत। तो प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी, यह आपको ध्यान रखना है। 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। दूसरा प्रश्न है, यह किसने कहा कि भारतीय अधिनियम 1935 दासता का स्लेवरी बॉन्ड बंद पत्र था? तो महात्मा गांधी ने कहा, ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, ऑप्शन नंबर 4 गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। भारत शासन अधिनियम 1935 को दासता का बॉन्ड ऑफ स्लेवरी, दासता का बंधन पत्र किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी कहा है जिसमें इंजन नहीं था। तो जगह जगह अनेक प्रतिबंध लगाए गए, परंतु कहीं पर भी यह उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं कर रहा था, इसलिए ऐसा उन्होंने कहा। तीसरा प्रश्न है, 1935 के अधिनियम की विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 केंद्र में द्वैध शासन, ऑप्शन नंबर 2 प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, ऑप्शन नंबर 3 प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर 4 अखिल भारतीय संघ का प्रावधान। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। ये किस अधिनियम की विशेषता है? यह है 1919 के अधिनियम की विशेषता है। 1935 के अधिनियम की विशेषता नहीं है। तो इसके साथ ये भी प्रश्न आता है कि किस अधिनियम के तहत या ब्रिटिश भारत में पहली बार द्वैध शासन कब शुरू किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, पहली बार द्वैध शासन 1919 में ही शुरू किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? जो मैंने पहले ही बताया है कि प्रश्न आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन जितना इजी होता है, गलत होने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाती है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। केंद्र में, यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई, कब की गई? पहला ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1891, दूसरा भारत परिषद अधिनियम 1909, तीसरा विकल्प है भारत शासन अधिनियम 1919, चतुर्थ विकल्प है भारत शासन अधिनियम 1935। तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की गई, प्रांतों में 1919। पांचवा प्रश्न है, किसने कहा भारतीय अधिनियम 1935 का बॉन्ड है? ये पहले बताया जा चुका है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1935 के अधिनियम के बारे में क्या सही है, सही नहीं है, इसमें क्या सही है? तो यह आपको ध्यान रखना है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इस अधिनियम में 14 भाग थे। इस अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। अवशिष्ट शक्तियां संघीय विधानमंडल में निहित थी। तो इसमें देखो सबसे बड़ा ही जटिल प्रश्न है। ऑप्शन पहला इसका सही है, ये बता दूं पहली बात तो आपको कि इसमें 14 पार्ट्स थे और 351 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना नहीं की गई, अपितु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन 1934 के तहत स्थापित की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ और भारत शासन अधिनियम 1935 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। तो
ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना, स्थापना नहीं है, उसको अधिकृत किया गया। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान नहीं किया गया, अपितु ये इस बात पर छोड़ा गया कि देशी रियासतों के आधे से आधे प्रतिनिधि शामिल होने की इच्छा जाहिर करेंगे और इसी के साथ जो राज्य प्रांतीय विधानमंडल हैं उनके भी जनसंख्या में से आधा हिस्सा इस बात के लिए सहमत हो। और चौथा है, अवशिष्ट शक्तियां संघीय विधानमंडल में निहित थी, नहीं अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास निहित की गई थी। सातवां प्रश्न है, 1935 के एक्ट की किस धारा के तहत संघ का नाम दी फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, 1935 के अधिनियम का औपचारिक नाम क्या था? दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें 351 धाराएं थी। धारा 5 में जो यहाँ है, धारा 5 में क्या उल्लेख था? धारा 5 में जो अखिल भारतीय संघ होगा उसका नाम होगा दी फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत संघ। तो भारत संघ यहाँ आपको दिख रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 सही है जहाँ लिखा हुआ है धारा 5। तो 1935 के अधिनियम की सेक्शन 5 के तहत द नोमेनक्लेचर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया should be or shall be the Federation of India। क्वेश्चन नंबर 8, 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित संघ शासन किसके विरोध के कारण लागू नहीं हो सका? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ शासन किसके विरोध? संघीय स्तर पर। इसका मतलब प्रांतीय स्तर पर शासन लागू हुआ था, यह आपको ध्यान रखना। संघीय स्तर पर शासन लागू नहीं है, 2 भाग, प्रांतीय भाग लागू हुआ, संघीय भाग लागू नहीं है। किसके कारण? ऑप्शन नंबर 1 कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू के विरोध के कारण, दूसरा मुस्लिम लीग अध्यक्ष जिन्ना के कारण, तीसरा देशी रियासतों के राजा के कारण, चौथा गवर्नर जनरल ललित गो के कारण। इस प्रश्न का उत्तर है कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रतिरोध के कारण यह संघीय स्तर पर लागू नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन आयोग का गठन कब किया गया? साइमन आयोग का गठन 1927 में किया गया। इसकी 3 तिथि आपको ध्यान रखनी है। साइमन आयोग का गठन कब किया गया? 1927 में। साइमन आयोग कब भारत आया? 1928 में। साइमन आयोग को भारत कब आना प्रस्तावित था? 1929 में आना प्रस्तावित था। क्यों था 1929 में आना? 1929 में आना इसलिए प्रस्तावित था कि 1919 के अधिनियम में ये प्रावधान था कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा, सांविधिक आयोग बनाया जाएगा, जो आगामी 10 वर्ष के बाद अर्थात 1919 से 10 जोड़ेंगे तो 1929 को एक सांविधिक आयोग बनेगा जो 1919 के तहत भारत में लागू किए गए उत्तरदायी शासन का मूल्यांकन करके आगामी उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए अनुशंसाएं करेगा अथवा रिकमेंडेशन देगा। परंतु निर्धारित समय से पहले 2 साल पहले 1927 में गठित किया गया। सर जॉन साइमन को अध्यक्ष बनाया गया। ये फरवरी 1928 को भारत पहुंचा, जिसका प्रतिरोध किया गया। गो बैक साइमन मूवमेंट चलाया गया। साइमन का स्वागत किसने किया? अर्थात साइमन कमीशन का समर्थक कौन था? जस्टिस पार्टी समर्थन में थी, यूनियनिस्ट पंजाब की पार्टी समर्थन में थी, अम्बेडकर अनुसूचित जाति लोगों के लिए आरक्षण के लिए और उनकी शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए इसके समर्थक थे। तो तीनों ने समर्थन किया। साइमन के उग्र प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? ये भी आपको ध्यान रखना है। बम्बई, पुणे, लाहौर, कराची। डेफिनेटली आपको पता होगा लाहौर सबसे ज़्यादा उग्र था। क्यों था? यहाँ पर गरम दल के नेताओं में से एक लाला लाजपत राय, जिन्हें शेर-ए पंजाब के नाम से जाना जाता था, उन्होंने प्रतिरोध किया। काले झंडे दिखाए गए, गो बैक साइमन के नारे लगाए गए। पुलिस लाठीचार्ज में उनकी छाती पर गंभीर चोटें आई और कुछ दिनों के पश्चात लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस मृत्यु का बदला लेने के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। तो इसलिए भगत सिंह पर हिंसा का आरोप भी लगाया गया। लाहौर सबसे ज़्यादा उग्र प्रतिरोध का स्थान था। सर जॉन साइमन के नाम की स्वीकृति किसने प्रदान की? सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष होंगे। स्वीकृति किसने दी? तो यह भी आपको ध्यान रखना है।
इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टॉनले बॉल्डविन थे और स्टॉनले बॉल्डविन के द्वारा सर जॉन साइमन के नाम को रिकमेंड किया गया। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। साइमन प्रतिरोध के कारण किस राष्ट्रीय नेता को मौत का सामना करना पड़ा? शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। किसकी चुनौती ने नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने में सहायता की? लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन नंबर 2 लिनिथगो, ऑप्शन नंबर 3 बिर्केनहेड, ऑप्शन नंबर 4 चेम्सफोर्ड। तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिर्केनहेड के द्वारा चैलेंज किया गया कि भारतीयों के पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि वो संविधान बना सके, कोई काबिलियत नहीं है, इसलिए उन्हें साइमन गोबैक या साइमन का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए, और अगर उनमें ऐसी काबिलियत है तो ये हमें बताएं कि उनमें ऐसी योग्यता है। इसी लॉर्ड बिर्केनहेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक नेहरू कमेटी बनी, जिसने संविधान बनाकर 14 राजनीतिक दलों की सहमति से संविधान बनाकर भारत का भावी संविधान बनाकर ब्रिटिश सरकार को सौंपा। हालांकि इसको ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया। किस प्रस्ताव को दिल्ली प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, या दिल्ली प्रस्ताव का संबंध किससे है? हिंदू महासभा से, मुस्लिम लीग से, कांग्रेस से, मजदूर संघ से? दिल्ली प्रस्ताव का संबंध मुस्लिम लीग से है। कब का है प्रस्ताव? 1928 का है। और नेहरू रिपोर्ट में 4 मांगे मुस्लिम लीग के द्वारा रखी गई संशोधन की, जिसे दिल्ली प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1935 के विधेयक का प्रस्ताव किस समिति ने तैयार किया था? बड़ा ही रोचक प्रश्न है। लॉर्ड लिनिथगो, वाइसराय तत्कालीन विलिंगटन, लॉर्ड आइसर, लॉर्ड क्रू। लॉर्ड लिनिथगो के नेतृत्व में जो बाद में भारत के क्या बने? वाइसराय बने। एक जॉइंट कमेटी बनाएगी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ब्रिटिश संसद की इस संयुक्त समिति ने एक ड्राफ्ट तैयार किया जो आगे चलकर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, भारत शासन अधिनियम पर ब्रिटिश सम्राट ने कब हस्ताक्षर किए? ब्रिटिश सम्राट ने कब हस्ताक्षर किए? 4 अगस्त 1935, 19 दिसंबर 1934, 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1935। तो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इस पर 4 अगस्त 1935 को हस्ताक्षर किए गए। 19 दिसंबर 1934 को इसे ब्रिटिश संसद ने पारित किया। 1 अप्रैल 1937 को ये लागू हुआ। तीनों तिथियां इंपॉर्टेंट हैं। 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद ने पारित किया। 19 दिसंबर 1934 को ब्रिटिश संसद ने पारित किया। 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट ने हस्ताक्षर किए। 1 अप्रैल 1937 से संघीय भाग को छोड़कर प्रांतीय भाग लागू हुआ। भारत परिषद अधिनियम 1935 के समय वाइसराय और भारत सचिव कौन थे? देखिए, 1909 के अधिनियम को मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। तत्कालीन भारत सचिव या भारत मंत्री और वाइसराय के नाम के आधार पर सर जॉन मोर्ले भारत सचिव थे और मिंटो वाइसराय थे। 1919 को अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, क्योंकि उस समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के वाइसराय या गवर्नर जनरल एंड वाइसराय चेम्सफोर्ड थे। 1935 के अधिनियम को दूसरे उपनाम से नहीं जाना जाता, उसका वास्तविक नाम भारत शासन अधिनियम 1935 था। इस समय भारत के वाइसराय लॉर्ड विलिंगटन थे, और इस समय भारत के जो सचिव थे, भारत मंत्री थे, ब्रिटेन मंत्री थे, सैमुअल होर थे। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19वां प्रश्न है, 1935 के बारे में क्या सही है? तो सही है, सही नहीं है, क्या सही है ये आपको ध्यान रखना है। इस अधिनियम को नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाली इंजन विहीन गाड़ी बताया। इस अधिनियम की लगभग 250 धाराएं आधुनिक संविधान से संबंधित हैं। इस अधिनियम में 351 धाराएं, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। बिल्कुल सही है, इस अधिनियम में 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। 321 है, ये आपको ध्यान रखना, मैंने 351 बोल दिया था बाई मिस्टेक। 321 है, 321, 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां, 10 शेड्यूल और 14 पार्ट्स, 14 भाग थे 1935 के अधिनियम में। क्वेश्चन 20 है, इस अधिनियम के द्वारा धारा 5 के अनुसार भारत संघ का नाम क्या था? द यूनियन ऑफ इंडिया? नहीं। द फेडरेशन ऑफ इंडिया? हाँ। इंडियन यूनियन? नहीं। इंडियन यूनियन एंड प्रिंसली स्टेट? नहीं। तो इसका औपचारिक नाम क्या था? द फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 21, इस अधिनियम के अंतर्गत राज्यसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल क्या था? 9 वर्ष और 5 वर्ष। 1935 के अधिनियम के तहत जो राज्य परिषद थी उसे स्थायी सदन में कन्वर्ट कर दिया गया, और
एक तिहाई सदस्य प्रति 3 वर्ष पर रिटायर्ड हो जाते थे, इसलिए 3-3 वर्ष पर एक तिहाई सदस्य रिटायर्ड होते थे। स्थायी सदन बना दिया गया। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था। ब्रिटिश भारत में पहली बार मंत्रिपरिषद का प्रावधान कब शुरू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनना साथियों। ब्रिटिश भारत में पहली बार मंत्रिपरिषद का प्रावधान कब शुरू किया गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा केवल प्रांतीय स्तर के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की शुरुआत की गई। तो भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना पहली बार कहाँ की गई? 1919 के अधिनियम के द्वारा और प्रांतीय स्तर पर की गई। इसी उत्तरदायी शासन को 1935 में आगे चलकर केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया और केंद्रीय स्तर पर भी मंत्रिपरिषद का गठन किया गया और मंत्रियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई। इस अधिनियम के समय कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? इस समय ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत थे और इन 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में 2 दलों वाला 2 सदनों वाला विधानमंडल था। 6 प्रांतों में 1 सदनीय विधानमंडल था। प्रांतीय स्तर पर संयुक्त बैठक का प्रावधान कितने समय के बाद निर्धारित था? देखिए, केंद्रीय स्तर पर संयुक्त बैठक का प्रावधान था और वह 6 महीने के बाद था। प्रांतीय स्तर पर यह प्रावधान 12 महीने के लिए किया गया था। ये आप जरूर आपको ध्यान रखना है। अभी वर्तमान भारत में प्रांतीय स्तर पर राज्य स्तर पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, केवल केंद्रीय स्तर पर है और वो भी 6 महीने के बाद भारत का राष्ट्रपति कॉल करता है और लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। इस एक्ट के अंतर्गत कौन से प्रांत ब्रिटिश भारत से अलग नहीं हुआ? ब्रह्मा, दूसरा है बरार, तीसरा है अदन, चौथा है म्यांमार। तो कौन सा प्रांत अलग नहीं हुआ है? आपको ध्यान रखना। बर्मा अलग हुआ, बर्मा का नाम था। म्यांमार अलग हुआ, अडन भी अलग हो गया। बरार प्रांत को मध्य प्रांत में मिलाया गया। बरार जो प्रांत था वह किस प्रांत में शामिल हुआ? वह मध्य प्रांत में शामिल हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, उसे अलग नहीं किया गया। तो वर्तमान जो बर्मा या म्यांमार है वो 1935 में भारत से अलग हुआ। 1947 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान बने। 1971 में बांग्लादेश बना। इस तरह से भारत का विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, क्वेश्चन नंबर 26। फेडरल न्यायालय का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? उस समय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, फेडरल न्यायालय था। और फेडरल न्यायालय का प्रावधान ऑप्शन नंबर 1 में 200, ऑप्शन नंबर 2 में 203, ऑप्शन नंबर 3 में 104, ऑप्शन नंबर 4 100। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। आर्टिकल 200 में कहा गया थी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का एक संघीय न्यायालय होगा। फेडरल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता था? आज जो नियुक्ति है सभी राज्यों के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उस समय ऐसी नियुक्ति गवर्नर जनरल नहीं करता था, अपितु महाराजाधिराज ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। गवर्नर जनरल अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। प्रश्न संख्या 28 है। संघ एवं प्रांतीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान शामिल किया। आपको ध्यान रखना 1919 के अधिनियम में केवल केंद्रीय स्तर के लिए, कौन से स्तर के लिए? केवल केंद्रीय स्तर के लिए ही प्रावधान किया गया था। किसका प्रावधान किया गया था? संघ लोक सेवा आयोग का। सिर्फ उसको लोक सेवा आयोग कहते थे, लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग किस स्तर के लिए? प्रांतीय स्तर के लिए और संघीय स्तर के, दोनों स्तर के लिए प्रावधान किया गया। ये प्रावधान किसमें था? ऑप्शन नंबर 1 264, ऑप्शन नंबर 2 264 1 और 264 2, ऑप्शन नंबर 3 287, ऑप्शन नंबर 4 321, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है। 264 1 में संघ लोक सेवा आयोग और 264 2 में राज्य या प्रांतीय लोक सेवा आयोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहरी की नियुक्ति का प्रावधान किस न्यायालय में था? शहरी एक जज होता था, न्यायाधीश होता था, जुडिशियल ऑफिसर होता था, जिसको गवर्नर जनरल के इंटरफेयर के माध्यम से अपॉइंट किया जाता था। ये तत्कालीन भारत के उच्च न्यायालयों में से केवल और केवल कलकत्ता उच्च न्यायालय में ही अपॉइंट किया जाने वाला न्यायिक पदाधिकारी था। बाकी न्यायालय में इसे अपॉइंट नहीं किया जाता था। लास्ट क्वेश्चन है इस श्रृंखला का। इस अधिनियम को किसने रूढ़िवादी प्रतिक्रियात्मक अधिनियम की संज्ञा दी? कौन था? पाकिस्तान का निर्माता जनक मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम को रूढ़िवादी प्रतिक्रियात्मक अधिनियम की संज्ञा दी है। ये था राजनीति विज्ञान और द्वितीय श्रेणी के प्रथम प्रश्न पत्र में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। इसके बाद जो नया बिंदु होगा वह संविधान सभा होगा, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।